हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे हिंदी। दिस इज सिया वर्मा। सो स्टार्ट करते हैं आज का यानी 7 नवंबर का करंट सेशन विद रिवीजन एंड स्टैटिक जीके। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस में डालू आपको बस नोटिफिकेशन पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 23 का मेजबान कौन सा शहर रहा? सो मेजबान पूछा जा रहा है, समिट है वर्ल्ड फूड इंडिया के नाम से। किसने करी इसकी होस्टिंग? सो न्यू दिल्ली ने करी। न्यू दिल्ली में भी किसने? भारत मंडपम, यानी भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ वर्ल्ड फूड इंडिया 23। अब वर्ल्ड फूड इंडिया 23 का ये सेकंड एडिशन था। इससे पहले फर्स्ट एडिशन हुआ था, रिसेंट नहीं था वो 2017 में हुआ था। जो फर्स्ट एडिशन था वो 2017 में और सेकंड एडिशन हो गया 2023 में। किसने अरेंज किया? खाद्य प्रसंस्करण एंड उद्योग मंत्रालय, बाय खाद्य प्रसंस्करण एंड उद्योग मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? कैबिनेट मिनिस्टर सुश्री पशुपति कुमार, वो है कैबिनेट मिनिस्टर और खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय। ठीक है। अब वर्ल्ड फूड इंडिया 23 का मेजबानी तो कर ली न्यू दिल्ली ने, लेकिन इसको होस्टिंग किस उद्देश्य से की गई? सो जैसा कि आपको पता है कि 2023 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा ईयर के रूप में संदर्भित किया है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। सो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में 2023 को बनाने के उद्देश्य से ही वर्ल्ड फूड इंडिया 23 को होस्ट किया गया इंडिया में। फाइन। सो यहाँ पे क्या हुआ था? 1 लाख से अधिक एसएचजी पूंजी सहायता को वितरित किया गया। इस समिट के दौरान फूड स्ट्रीट का उद्घाटन किया गया। बेसिकली 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह पूंजी सहायता वितरित की गई और फूड स्ट्रीट उद्घाटन भी किया गया। फाइन। सो ये हो गई पहले समिट, है ना। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए दूसरी जो समिट रही थी न्यूज में वो ये थी कि 2023 में किस देश ने सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? सो अनदर समिट है जिसका नाम है सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसके लिए जो एब्रिविएशन रहेगा, शॉर्ट फॉर्म ICSTS। ICSTS स्टैंड फॉर सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सो इसकी मेजबानी किसने करी? तो भारत ने करी इसकी मेजबानी। ठीक है, भारत में भी किसने करी? वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय के जो DPPI विभाग है उसके QCI ने, यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने करी है। तो बेसिकली वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के DPIIT के तहत QCI ने अरेंज करा सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो QCI ने होस्ट करा है। QCI यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसने होस्ट किया। ठीक है। सो न्यू दिल्ली में ICSTS के थर्ड इंटरनेशनल सम्मेलन की मेजबानी करी। सो कौन सा एडिशन था इसका? थर्ड। और किसने मेजबानी करी? QCI, जो कि पार्ट है वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का। ठीक है। अब मेजबानी तो कर दी QCI ने, अरेंज किसने किया? सारी जो भी काम था, अरेंजमेंट किसने करी? सो अरेंज बाय इंडिया PSS प्लेटफॉर्म। इंडिया PSS प्लेटफॉर्म ने आयोजित करवाया। भारतीय राष्ट्रीय मंच है जो कि एक, और ICCI ये ICSTS को QCI ने होस्ट कराया किसके साथ मिलकर? UNFSS। अब देखिए UNFSS अपने आप में इंपॉर्टेंट है। UNFSS के अंतर्गत अंतर्गत 5 संस्थाएं आती है। FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ITC, ट्रेड सेंटर, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, अंकटाड, UNEP और यूनिडो। तो ये 5 संस्थाएं समूह में UNFSS कहलाती है। तो UNFSS ने और QCI ने मिलकर होस्ट किया था सतत व्यापार और मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। क्या उद्देश्य था इस सम्मेलन का? तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था वैश्विक व्यापार परिदृश्य को बढ़ावा देना। भारतीय सरकार और भारतीय उद्योगों की तरफ से को रिप्रेजेंट करता है QCI। ठीक है।
अब क्यूसीआई एक इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये क्वेश्चन बनते हैं कि एक तो इसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। क्यूसीआई के जो अध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। और क्यूसीआई जो होता है वो भारत सरकार प्लस भारतीय उद्योग द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए फटाफट समिट का रिवीजन कर लेते हैं, जो भी न्यूज में रही थी। 2024 में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन के मेजबान में कौन सा देश है, दक्षिण कोरिया और फ्रांस। एआई सेफ्टी समिट 23 का मेजबान यूके। थ्री बेसिन समिट का मेजबान कांगो गणराज्य था। अक्टूबर 23 में इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संबंध में किस देश ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, मिस्र ने। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई और विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन बर्लिन में आयोजित किया गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट्स की बात करते हैं। न्यूज में कौन सी रिपोर्ट रही थी अभी हाल ही फिलहाल में, कि संस्थान ने हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करी। सो हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक की बात की जा रही है, इसको रिप्रेजेंट करा है किसने, FAO, ये नहीं है, ये वाला है FAO प्लस WFP ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अप्रैल 2024 तक 18 भूख हॉटस्पॉट में 3 खाद्य असुरक्षित बिगड़ने की उम्मीद है। यानी 2024 अप्रैल 24 तक 18 भूख हॉटस्पॉट यानी जो हंगर प्लेसेस है वहां पर तीव्र तीव्र खाद्य असुरक्षा पनपने की उम्मीदें है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, और 18 भूख हॉटस्पॉट में टोटल जो कंट्रीज आती है वो 22 देश शामिल है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संस्थान ने 23 अनुकूलन गैप रिपोर्ट पब्लिश करी। सो अनुकूलन गैप रिपोर्ट की बात की जा रही है, किसने इसको पब्लिश किया है, 2023 अनुकूलन गैप रिपोर्ट। सो इसको पब्लिश करा है UNEP। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जलवायु अनुकूलन पर प्रगति सभी स्तरों पर धीमी हो रही है, यानी जलवायु के अकॉर्डिंग प्रगति होनी चाहिए उसकी जो रेट है वो डिक्रीज हो रही है। सो ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया COP28 के अरेंजमेंट से पहले। COP28 जो कि होने वाला है दुबई UAE में, सो उसके होने से पहले इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। ठीक है, और UNEP ने बताया इस रिपोर्ट के थ्रू कि जलवायु अनुकूलन पर प्रगति के लिए जो फंडिंग की जाती है उसमें 15% रेट से डिक्रीजमेंट हुई है, कमी हुई है। और इस प्रकार जलवायु अनुकूलन पर प्रगति सभी स्तरों पर धीमी गति से बढ़ रही है, ये इस रिपोर्ट में बताया गया। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज की संस्था द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट है। स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज की बात की जा रही है, इसको किसने किया, WMO ने किया। विश्व मौसम विज्ञान WMO, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान WMO जिसको स्टार्ट किया गया था 1950 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो इसने पब्लिश की थी स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज। ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की गई, WMO। अब देखिए रिपोर्ट्स की बात हो रही है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। अभी हंगर हॉटस्पॉट आउटलुक रिपोर्ट की हमने बात की थी, किसने किया था, FAO और WFP ने किया था। PM गति शक्ति ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की तैयारी का समय 6 महीने से घटाकर कितना कर दिया, 15 दिन। 6 महीने से डायरेक्ट 15 दिन। इस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपाय के कारण 169 बिलियन के निहित कर का सामना करना पड़ा। तो ये की किसने, OECD ने। भारत में सड़क दुर्घटनाएं, इस पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की संख्या सबसे अधिक, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 188.3 मिलियन लोग की स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित है, जबकि केवल 37% लोगों को इसका निदान मिल पाता है, अति तनाव, हाइपरटेंशन। UNO ESHS इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट के अनुसार किन भारतीय राज्यों में भूजल की गंभीर कमी का खतरा है, तो पंजाब और हरियाणा में ये बताया जा रहा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम किस संस्था से संबंधित है। सो
ये जो कार्यक्रम है ये रिलेटेड है किससे? EESL से। तो हाल ही में EESL जो कि काम क्या करती है, ऊर्जा वितरण, ऊर्जा वितरित करती है ये विभिन्न संस्थानों में। तो EESL ने हाल ही में दो कार्यक्रम लॉन्च करे, जिसमें एक तो राष्ट्रीय कुशल पाककला और दूसरा था ऊर्जा कुशल प्रशंसक कार्यक्रम। तो इन कार्यक्रम में बताया गया कि भारत में जो खाने पकाने के तरीके हैं उसमें बदलाव लाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और ऊर्जा कुशल पंखों के महत्व को रेखांकित करना ये इस कार्यक्रम का उद्देश्य रहा। नेक्स्ट है, किस संस्था ने भारत में सीमेंट क्षेत्र पर बाजरा अध्ययन शुरू किया? सीमेंट क्षेत्र पर बाजरा अध्ययन ये किसने शुरू करा है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा भारत में सीमेंट क्षेत्र पर बाजरा अध्ययन शुरू किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो क्या रहा? सीमेंट की कीमत, लागत, उत्पादन और क्षमता आदि के महत्व को बताना, आदि का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य रहा। फाइन। अब देखिए, हाल ही में जितने भी संगठन के रिलेटेड क्वेश्चन रहे वो देख लेते हैं कि संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया है। कि संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में, ये अभी OECD ने किया था, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये किस संगठन ने जारी किया? OECD ने किया। उन्नत यातायात प्रबंध प्रणाली की शुरुआत किसने की? NHAI ने किया। और WOAH का मुख्यालय विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ये पेरिस में रहा। नेक्स्ट है कोस्टा सेरेना, जिसे भारत में हरी झंडी दिखाई गई, किस देश का अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है? सो ये अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर इटली का है, जो अब भारत में भी आ गया है। सो कोस्टा सेरेना की बात की जा रही है। हाल ही में सर्बानंद सोनोवाल, जो कि केंद्रीय बंदरगाह और जहाज मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उन्होंने पहली अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर का उद्घाटन किया, जो कि इटली का है, जो कि पार्ट है देखो अपना देश का। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोस्टा सरेना का उद्घाटन किया गया भारत में। ठीक है, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना किस सुविधा से संबंधित? सो ये जो सुविधा है ये बिजली से संबंधित है, बिजली प्रदान करना इस सुविधा का उद्देश्य है। और इसके लिए जो आउटकम आया है, बजट है वो 1485.39 करोड़ रुपए ये आवंटित किए गए हैं इस योजना के लिए, मुख्यमंत्री उज्ज्वल झारखंड योजना। ठीक है, जो कि बिजली सुविधा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? सो ये भारत ने किसके साथ करा है? ये इटली के साथ ही करा है। इटली थर्ड कंट्री है यूरोपियन कंट्रीज में जहां पर भारत की आबादी है। पहला यूके में है, दूसरा नीदरलैंड में है, और तीसरा इटली। तीसरे नंबर पे इटली है जहां पर भारतीय आबादी रहती है। तो इसी कारण भारत ने इटली के साथ गतिशीलता प्रवासी समझौते पर साझेदारी करी है, ताकि आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो भारतीय छात्रों को, श्रमिकों को। फाइन, आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल न्यूज की हम बात कर रहे हैं। किस यूरोपीय देश के केंद्रीय बैंक ने थोक डिजिटल मुद्रा का संचालन शुरू करने की घोषणा की है? सो ये किया है किस यूरोपियन बैंक ने? स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक ने थोक डिजिटल मुद्रा का संचालन शुरू करने की घोषणा की है। सो यहाँ का जो स्विस नेशनल बैंक है उसकी एक पायलट योजना है ये, जिसके तहत वित्तीय संस्थानों के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBD CBDT केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा को पेश किया जाएगा वित्तीय संस्थानों के लिए। ठीक है, इसके तहत। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM का मुख्यालय कहाँ है? सो IOM का मुख्यालय जेनेवा में। अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में यूनाइटेड नेशन शहर में कानूनी पहचान और अधिकार आधारित सम्मेलन आयोजित किया गया, इस कारण IOM न्यूज में रहा। तो IOM जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, इसने हाल ही में कहा पर डेनमार्क के कोपेनहेगन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। उस सम्मेलन का नाम है कानूनी पहचान एंड अधिकार से संबंधित। फाइन,
एंड द लास्ट इंटरनेशनल क्वेश्चन क्या रहा था, किस देश के प्रमुख ने वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध के अनुसमर्थन को रद्द करने वाले विधेयक पर हस्ताक्षर किया? तो ये किया है रशिया ने। क्या है? वैश्विक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, इसको बोलते हैं सीटीबीटी। ठीक है, तो सीटीबीटी एक संधि है जिसके तहत विभिन्न देशों ने साइन कर रखा है कि हम परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाएंगे, परमाणु विस्फोट नहीं करेंगे, ऐसी संधि है। और इस पर रशिया ने भी साइन करा था, अमेरिका ने भी किया था, लेकिन रशिया अब इससे पीछे हट रहा है, सीटीबीटी का वो अनुपालना नहीं करेगा। ठीक है, सीटीबीटी को स्टार्ट किया गया था 1996। सो परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध। ठीक है, और वैसे भी ये कभी भी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है, साइन हो गया था रशिया और अमेरिका के बीच में, लेकिन अमेरिका की तरफ से क्लैरिटी नहीं थी, और रशिया अब इसके पीछे हट चुका है, इसके पीछे से। और साथ ही साथ जो डिफरेंट अलग कंट्रीज थी, जैसे चीन हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, चीन, भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया हो गया, इसराइल हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, उन सब ने सीटीबीटी के रिगार्डिंग कोई भी एक्शन नहीं लिया था। सो रशिया भी अब इसके पीछे से हट चुका है। फाइन। तो इसी के साथ ही सेशन होता है कंप्लीट।